सोचना चाहिए था। तेजस्वी जी बोल रहे थे कि नीतीश कुमार को डंप कर देंगे। तो अब कोई मोदी का हनुमान है, तो कोई मोदी का पहलवान है, तो अब सड़कों पर नहीं आया, तो अब आपको खत्म कर देंगे। विजय सिन्हा जी का स्टेटमेंट आया कि कमांडर के आदेश पे ये मुख्यमंत्री बने। कौन है कमांडर? कमांडर कौन है? हम तो प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन हमको लग रहा है कि हम छोड़ दें और छोड़ करके हम एमएलए का चुनाव उनको विधायक के लिए मानते हैं। सब रो रहे हैं, लेकिन कोई उनके बचाव में नहीं है। सारी नौटंकी ड्रामेबाजी चल रही थी। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि आज के समय में लालू प्रसाद यादव जैसे या शरद यादव जैसे वो लोग नहीं हैं। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। बिहार की सियासत ने बड़ी करवट ली। नीतीश कुमार राज्यसभा चले गए और सम्राट चौधरी को सौंप दिया सीएम का कुर्सी। बीते दिनों शपथ ग्रहण समारोह भी हमने आपको दिखाया। सम्राट चौधरी ने किस तरीके से शपथ दिया, एक्शन में भी आए, अधिकारियों के साथ बैठक की। इस वक्त देखिए फ्रेम में हमारे साथ सैयद फैसल अली जी हैं, राजद के कद्दावर नेता हैं, एमएलसी हैं, तेजस्वी जी के खासम खास कहे जाते हैं। सर ये बताइए कि पहले तो जो उलटफेर बिहार की सियासत में देखने को मिला है उसे आप कैसे देख रहे हैं? अब तो राज्यसभा चले गए नीतीश कुमार। देखिए, हम लोग हमेशा कहते हैं कि बीजेपी का जो चाल चरित्र चेहरा है वो छिपा रहता है और समय समय पर प्रकट होता है। एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने, बीजेपी ने बिहार के मतदाताओं को छला है, उनके साथ कपट किया है, उनके साथ धोखा किया है। वोट लिया इस नाम पे कि 25 से 30 नीतीश और 26 में नीतीश को कह दिया बाय बाय। और ये सिर्फ नीतीश जी को बाय बाय कहने का सवाल नहीं है। जो लाखों लोगों ने नीतीश जी के नाम पर वोट दिया था और नीतीश जी में अपनी आस्था दिखाई थी और इस पर वजह से एनडीए की सरकार आई थी, उनके साथ भी धोखा है। और इसका एकदम स्पष्ट प्रमाण आप देख लीजिए, सोशल मीडिया उठा के आप देखिए किस तरह से लोगों का रोष, लोगों का गुस्सा उस पर प्रकट हो रहा है। जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जो वोट मिलता है वो दो धुरी में पूरे बिहार की जो राजनीति है वो बटी हुई है। एक धुरी का नेतृत्व करते हैं नीतीश कुमार जी और दूसरी धुरी पे है लालू प्रसाद यादव जी। और ये जो तीसरी जो कड़ी है भारतीय जनता पार्टी, वो अपने बलबूते पे कुछ नहीं कर सकती है। अभी तक वो भारतीय जनता पार्टी नीतीश जी के कंधे पर चढ़ कर राज कर रही थी, लेकिन अब वो खुद से बागडोर उन्होंने संभाला है, छल कपट और प्रपंच से संभाला है। इसके साथ साथ एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि 20 साल का शासनकाल रहा नीतीश कुमार का। अच्छा बुरा उस पर आप विवाद कर सकते हैं, वाद विवाद हो सकता है कि क्या उन्होंने किया क्या नहीं किया, लेकिन एक बात भी इतिहास याद रखेगा, वो ये है कि नीतीश कुमार ने अपनी देखरेख में बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई और इसलिए कभी भी बिहार और इतिहास कभी उनको माफ नहीं करेगा। दबाव में ये फैसला लिया गया मुख्यमंत्री के तौर पर, जब नीतीश कुमार थे उन पर दबाव था बीजेपी। अब जाहिर सी बात है दबाव था। आप देख रहे थे कि एक तरह से पूरे जो हमारे मुख्यमंत्री थे, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उन तक लोगों की पहुंच नहीं थी। वो किसी से मिल नहीं सकते थे, किसी से बात नहीं कर सकते थे, चारों तरफ से घेरा था। और अब वो जब हटे हैं तो उनको और Z+ सिक्योरिटी दे दी गई है, मतलब और उनका एक्सेस जो है लोगों से ख़त्म कर दिया गया है। वो चाह करके भी अपने मन की बात लोगों से नहीं कर सकते हैं। मानसिक रूप से कहीं ना कहीं अस्वस्थ थे वो। मेरा अपना मानना ये है कि हमदर्दी के भी पात्र हैं, उनके साथ हमदर्दी होनी चाहिए। और बिहार का एक बड़ा कद्दावर नेता था, उनकी विदाई जिस तरह से करवाई गई है भारतीय जनता पार्टी ने प्रेशर में, वो भी बिहारियों को कतई मंजूर नहीं। पर नीतीश कुमार का बयान तो आपने सुना ही होगा, उनकी इच्छा थी राज्यसभा जाने की। ये तो वही बात है कि इच्छा थी राज्यसभा जाने की कि भाई हम तो प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन हमको लग रहा है कि हम छोड़ दें और छोड़ करके हम एमएलए का चुनाव लड़ें। ये कोई बात होता है? किसी राज्य, वो भी बिहार जैसे राज्य का मुख्यमंत्री और वो नीतीश कुमार जिन्होंने अपने पूरे राजनीतिक करियर में 50 लोगों को राज्यसभा भेजा होगा, आंख के इशारे से उनके लोग राज्यसभा जाते थे, उनके लिए राज्यसभा जाना कौन सी बड़ी बात थी? और अभी जाना क्या जरूरी था? अगर उनको जाना ही था या उनकी इच्छा थी तो अपने ये 5 साल के काल के बाद भी जा सकते थे। 2028 में भी राज्यसभा का चुनाव है, 2030 में भी राज्यसभा का चुनाव है। और वो इतने कद्दावर नेता हैं कि अगर इस मध्य में भी मान लीजिए 27 में उनको जाना होता तो भी अपने किसी MP को रिजाइन करवा के जा सकते थे। तो ये कहना कि उनका राज्यसभा जाने की इच्छा थी, ऐसा नहीं है। उनको राज्यसभा में जबरदस्ती एक तरह से धकेल कर भेजा गया। अगर ढकेल के भेजा जाता तो आखिरी कैबिनेट की वो तस्वीरें याद कीजिए। नीतीश कुमार कैबिनेट की बैठक कर वापस बाहर निकल रहे थे और जेडीयू के ही नहीं बल्कि बीजेपी कोटे से जो भी मंत्री बने वो भी फूट फूट कर हो रहे थे। तो ये भी अपने आप में विरोधाभासी बात है
कि लोग एक तरफ तो रो रहे हैं, कलप रहे हैं, उनके अपने जो समर्थक हैं वो रो रहे हैं, कलप रहे हैं, बिलख रहे हैं, और वो बहुत सारे ऐसे लोग जो उनका एकदम उनको पिता के तुल्य मानते हैं, सब रो रहे हैं, लेकिन कोई उनके बचाव में नहीं आया, कोई उनके साथ खड़ा नहीं हुआ। किसी ने ये खड़े होकर के नहीं कहा, ये जितने रोने कपटने वाले लोग हैं कि नहीं आपको इस्तीफा नहीं देना है, आप इस्तीफा दीजिएगा तो हम लोग सारा राजनीति छोड़ देंगे या हम लोग सब आपके साथ चलेंगे। किसी ने, ये सारी नौटंकी, ये ड्रामेबाजी चल रही थी, और इसकी तैयारी पटकथा जो है पिछला जो विधानसभा चुनाव हुआ तब से लिखी जा चुकी थी, और हमारे नेता तेजस्वी जी इस बात को कहते थे कि देखिएगा नीतीश कुमार की विदाई लोग जल्द कर देगा। फिर से एक बार तेजस्वी प्रसाद यादव सही साबित हुए और धोखे और छल की राजनीति फिर से एक बार की। सम्राट को लेकर के भी जैसे ही उन्होंने शपथ लिया कई तरह की चर्चा होने लगी। कुछ लोगों ने कहा कि भाई सम्राट को नीतीश कुमार ने सीएम बनाया और लड़ गए, जब तक सम्राट के नाम की घोषणा नहीं हुई तब तक इस्तीफा देने नहीं गए, कई तरह की बातें हुई। क्या लगता है व्यक्तिगत चौधरी को लेकर के बीजेपी ने आगे किया या नीतीश ने दबाव बनाया? ये सबसे पहले तो हम सम्राट चौधरी को अपनी ओर से व्यक्तिगत तौर पे बधाई दूंगा कि वो मुख्यमंत्री बने, और आशा करता हूँ कि उनका कार्यकाल अच्छा रहे और उनको लोग चैन सुकून से जीने दें। चैन सुकून से जीने? हाँ, वो भी होता हुआ नहीं दिखता। इसलिए जिस तरह से उसके बाद विजय सिन्हा जी का स्टेटमेंट आया कि कमांडर के आदेश पे ये मुख्यमंत्री बने हैं। कौन है कमांडर? कमांडर कौन है? किसकी ओर इशारा कर रहे हैं विजय कुमार सिन्हा जी? फिर बधाई दे रहा ठीक है, लेकिन इतना कड़ा स्टेटमेंट दिया विजय कुमार सिन्हा ने कि सिर्फ कमांडर के आदेश पे और उनके निर्देश पे, उनकी इच्छा पे ये बने हैं। तो कमांडर कौन है पहले आप लोग उनसे पूछिए, और किस कमांडर ने उनको यहाँ पे थोपा है, भारतीय जनता पार्टी पे थोपा है। और रहा ये कि नीतीश को ये बने हैं सम्राट चौधरी, तो हम लोग के लिए तो खुश होने का मौका है, इसलिए कि वो लालू प्रसाद यादव की राजनीतिक विश्वविद्यालय के छात्र हैं। राजनीति में जो आँख खोला है उन्होंने, ये राजनीति में जो उनका पदार्पण हुआ है वो लालू जी के माध्यम से हुआ है। वही उन्होंने ही एमएलए बनाया, उन्होंने ही उनको मंत्री बनाया, उनके बाबूजी भी राजद से जुड़े रहे। तो इस लिहाज से हम लोग उसका स्वागत करते हैं, लेकिन जिस तरह से उनको दिया गया है कमान और जो उनकी छवि रही है, बहुत चीज़ साबित करना पड़ेगा आदरणीय सम्राट चौधरी को। हमको नहीं लगता है कि उनके खुद की पार्टी के लोग उनको सफल होने देंगे। आप कह रहे हैं भाई लालू प्रसाद यादव के छात्र रहे हैं, तो तेजस्वी यादव क्यों नहीं मुख्यमंत्री बन गए? ये सवाल तमाम एनडीए के नेता पूछ रहे हैं कि भाई तेजस्वी यादव के तो पिता ही हैं, प्रिंसिपल ही हैं लालू प्रसाद यादव, तो फिर वो क्यों नहीं अब तक मुख्यमंत्री बन गए? वो तो बन ही गए थे। अगर छल नहीं होता, अगर प्रपंच नहीं होता, हम लोगों का मुकाबला सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और जदयू से होता तो बन गए होते, पिछली बार ही बन गए होते। लेकिन हम लोग जब चुनाव में जाते हैं, कोई भी विपक्षी पार्टी किसी भी राज्य में जाती है, जैसे भी आप देख लीजिए बंगाल का चुनाव हो रहा है, तमिलनाडु का चुनाव हो रहा है, तो वहाँ एक होता है पक्ष और विपक्ष, और दूसरा जो होता है वो होता है निर्वाचन आयोग। तो वो कहीं ना कहीं निष्पक्ष नहीं है, और उसकी मिली भगत से आप लोग याद रखिएगा, हम लोग रहे ना रहें, कि भारत को एक तरह से इंस्टीट्यूशनलाइज करके संस्थागत तरीके से एक ऑटोक्रेटिक राज्य की तरफ धकेला जा रहा है कि न चुनाव का कोई मान्य है। आप देखिए दो तरह के लोग पैदा किए जा रहे हैं इस भारत के समाज में। एक वो जिनके पास मताधिकार है, एक वो बहुत बड़ी तादाद, वो जैसे 60 लाख हमारे यहाँ बिहार में हो गए जिनको मताधिकार नहीं है। बंगाल में 1 करोड़ के आसपास लोग ऐसे हो गए हैं जो नागरिक हैं, भारतीय नागरिक हैं, लेकिन मताधिकार का उनके पास ये नहीं है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की बहुत पहले से ये मंशा रही है कि उन लोगों को डिफ्रेंचाइज किया जाए, उन लोगों को मताधिकार से वंचित किया जाए जो उसके वोटर नहीं हैं। तो ये SIR की जो पूरी प्रक्रिया हो रही है उसी दिशा में हो रही है। आप भारत में रहेंगे लेकिन आपको वोट देने का अधिकार नहीं होगा। होते 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 ये अल्पसंख्यकों तक पहुंचेगा और दलितों और पिछड़ों तक पहुंचेगा कि ठीक है आप रहिए, खाइए पीजिए, एंजॉय कीजिए, लेकिन आप मत नहीं दे सकते हैं, पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा नहीं हो सकते। इसको बहुत गंभीरता से लेना होगा। और मुझे कोई इसमें ये नहीं है परहेज ये कहने में कि इसकी गंभीरता को समझने में सारी विपक्षी पार्टी विफल हुई। जैसे ही पहली बार बिहार में SIR की बात हुई थी, हम लोगों को सड़कों पे आ जाना चाहिए था और संयुक्त रूप से आना चाहिए था। राजद, कांग्रेस, माले, CPI, CPM और जितने भी विपक्षी दल हैं उन सबको मिलकर इसका विरोध करना चाहिए था और पूरे भारत में सड़क पे आना चाहिए था। नहीं तो 2 भारत बन रहा है, एक उसमें लोगों को मत देने का अधिकार है और दूसरा वो भारत जिसमें लोगों को मत देने का अधिकार नहीं है।
और इसी प्रक्रिया की एक चीज़ और हो रही है वसीम, जिसको लोग नहीं समझ रहे हैं कि जो अब सीट बढ़ाने की बात हो रही है, परिसीमन की बात हो रही है, ऐसे पूरे भारत में सीट बना दी जाएगी जहां से विपक्ष का जीतना ही संभव नहीं होगा। जीतना संभव नहीं होगा, जीतना संभव नहीं होगा। 850 सीट की ये बात कर रहे हैं कि 543 से 850 सीट करेंगे और वो विमेंस रिजर्वेशन के नाम पर करेंगे। हाँ। बहुत आसान सी चीज़ है, एक लाइन का अमेंडमेंट से संविधान में कर दें कि महिलाओं को 33% का आरक्षण दिया जाएगा, जो अभी स्थिति है, जो अभी स्ट्रेंथ है, जो अभी का जो सेंसस है उसके आधार पे ही। तो कोई और उसमें अमेंडमेंट करने का, संशोधन करने की ज़रूरत नहीं है, इनकी देने की मंशा नहीं है। अब विमेंस आरक्षण को सामने करके मंशा इनकी ये है कि 850 सीट कर दें या 840 सीट कर दें भारत में, और जाहिर सी बात है कि वो आबादी के अनुपात से हो तो पूरे हिंदी पट्टी में ज़्यादा सीट आ जाएगी। साउथ इंडिया में चाहे वो तमिलनाडु हो, कर्नाटका हो, केरला हो, जो राज्य हैं जहाँ भाजपा नहीं जीतती है, वहाँ के एमपीज की संख्या बहुत कम हो जाएगी। कहने का अर्थ ये है कि इन्हीं 4-5 राज्यों से, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान से भारतीय जनता पार्टी इतनी सीट लेके आएगी कि उसको अगले 50 साल तक हराना मुश्किल होगा। हराना मुश्किल होगा और ये उसी दिशा में जा रहा है। सर्वदलीय बैठक बीते दिनों बुलाई गई थी, तेजस्वी यादव भी उस बैठक में मौजूद थे, राहुल गांधी भी मौजूद थे और तमाम जो विपक्षी दल के जो बड़े घटक दल हैं उनके नेता मौजूद थे। क्या रणनीति जो तैयार कर ली गई है, अब ये वक्त आ गया है कि अब ग्राउंड जीरो पर, सड़कों पर उतरना होगा, क्योंकि विशेष सत्र बुलाया गया है। देखिए, रणनीति क्या बनाई गई नहीं बनाई गई उसे मुझे अंदाज नहीं पता है, उसके बारे में कोई अंदाजा नहीं है, लेकिन एक बात तो तय है कि अगर अब सड़कों पे नहीं आए तो अब आपको घर पे बैठना होगा। घर पे बैठना होगा, बिल्कुल। ये विपक्ष विहीन लोकतंत्र हो जाएगा, जिसमें विपक्ष की कोई भी मान्यता नहीं होगी और उसकी कोई भी, जिसको कहते हैं रेलेवेंस, वो नहीं रह जाएगा। विपक्ष को राजनीति छोड़ना, बिल्कुल, विपक्ष को के नाम का कोई चीज नहीं रहेगा। उसी प्रकार की एक सत्ता हो जाएगी जैसे चाइना में, जैसे कुछ मजबूर के देशों में थी कि डेमोक्रेसी थी, 95% और 97% वोट ला करके लोग राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री हो जाते थे। उस तरह का लोकतंत्र होने जा रहा है, यानी कि कुछ चुने हुए लोग ही चुनाव भी लड़ पाएंगे और चुनाव जीतेंगे, और एक बड़ी तादाद को वोट देने से वंचित किया जाएगा और एक बड़े तादाद में राज्यों को सेंटर में रिप्रेजेंटेशन से वंचित किया जाएगा। उनकी सीट इतनी कम हो जाएगी कि उनकी आवाज़ नहीं सुनाई देगी। और सबसे अहम बात यह है कि भारत देश का जो रेवेन्यू है उसका अनुपात आप देख लीजिए तो केरला से कितना आता है, कर्नाटका से, बेंगलोर से कितना आता है, महाराष्ट्र से, बॉम्बे से कितना आता है, उस अनुपात में आप पटना और लखनऊ और मध्य प्रदेश की भी राजधानी वहाँ से देख लीजिए, तो पैसा उधर से आएगा और सारी चीज़ें जो हैं इधर से तय हो जाएगी। तो ये एक बहुत ही खतरनाक राजनीति कर रही है, जिसको लोगों को समझना चाहिए, और मैं आशा करता हूं कि ऑल पार्टी मीट में इन सारी बातों पर चर्चा हुई होगी। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि आज के समय में लालू प्रसाद यादव जैसे या शरद यादव जैसे वो लोग नहीं हैं जो मास अपील के लोग हों, जो लोगों को रोड पर ला सकें, बांध के रोक सकें और रामलीला ग्राउंड में खूंटा गाड़ के बैठ सकें, दिल्ली में बोट क्लब में खूंटा गाड़ के बैठ सकें और इस सरकार को उखाड़ पाए। इसी का फायदा ये उठा रहे हैं। आप लोग तो कहते हैं कि भाई तेजस्वी यादव के साथ जन समर्थन है, तो आखिर तेजस्वी यादव क्यों नहीं उतर रहे इन मुद्दों को लेकर के सड़कों पर? हाँ, जब बिहार में प्रक्रिया शुरू हुई थी तो एक मार्च जरूर निकला था जिसमें राहुल गांधी भी पहुंचे थे पटना, मगर उसके बाद फिर सन्नाटा पसरा रहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस होता रहा, मगर सड़कों पर फिर दिखाई नहीं। देखिए, आपने सही कहा, जब तेजस्वी जी रोड पर निकले थे तो पूरा बिहार रोड पे आ गया था। जो भीड़, जो प्यार, जो उत्साह, जो ऊर्जा दिखी थी, उससे न सिर्फ बिहार वाले बल्कि दिल्ली की सत्ता भी हिल गई थी। लेकिन एक अकेला चुनाव बाहर नहीं हो सकता है। तेजस्वी जी बिहार में अपनी सारी चीज़ें कर सकते हैं, बिहार के लोगों को जाकर के दिल्ली ले कर मोबिलाइज करके ले जा सकते हैं, लेकिन उसमें और लोगों की सहभागिता भी चाहिए। उसमें कांग्रेस को एक्टिव होकर के आगे बढ़ करके अपने कैडर को मोटिवेट करना होगा। आप कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव उस वक्त जब सड़कों पर उतरे थे, उन्होंने वो समझ गए थे कि मैं अकेला हूँ और साथ कुछ देने को ज़्यादा रहा नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, हम लोगों की अंडरस्टैंडिंग कांग्रेस के साथ थी, लेकिन मेरा कहने का अर्थ ये है कि दिल्ली की राजनीति को, दिल्ली में को घेरने के लिए सारे विपक्ष के लोगों को एक साथ आकर के दिल्ली में एक बार फिर से बोट क्लब में
उसी प्रकार का धरना, उसी प्रकार का प्रदर्शन, उसी प्रकार की भीड़ जुटानी होगी जो होती थी लालू जी के ज़माने में, जो होती थी 1970 से लेकर के 90 के दौर में। जब तक आप नहीं कीजिएगा, और मैं एक भाजपा के सांसद को कोट कर रहा हूँ, उन्होंने एक दिन ऐसे हल्के तौर पर मुझसे बातचीत में कहा कि वोट से आप इनको नहीं हरा सकते। उन्होंने बहुत दबंगई से कहा कि वोट से आप लोग हम लोग को नहीं हटा सकते हैं, आप हमको सिर्फ हटा सकते हैं रोड से। तो रोड पे आने का, इसलिए उनको मालूम है वोट की सारी मशीनरी उनके हाथ में है, इलेक्शन कमीशन उनके हाथ में है, SIR उनके हाथ में है, कौन वोट देगा नहीं देगा वो उनके हाथ में है, EVM उनके हाथ में है, कलेक्टर SP उनके हाथ में है, उससे हम नहीं हटा सकते हैं। लेकिन जनता आपके साथ है। पूरे विपक्ष से मैं आह्वान करूंगा आपके माध्यम से कि वो लोग एकजुट हों। और अभी हमारे नेता दिल्ली में हैं, तेजस्वी यादव जी कल ऑल पार्टी मीटिंग में भी थे। अब उसके बाद वहाँ क्या बात हुई है मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन हमको लगता है कि विपक्ष को एकजुट होकर के सड़क में आना होगा और हर राज्य की राजधानी से लेकर के दिल्ली तक का घेराव करना होगा, तभी इससे छुटकारा होगा। नहीं तो आने वाले समय में हम लोग एक विपक्ष विहीन लोकतंत्र की तरफ जा रहे हैं और एक तरह से एक अधिनायकवाद की ओर जा रहे हैं, जिसमें एक आदमी जो है वो अधिनायक है और बाकी सारी उसकी जनता पर है। चिराग पासवान और संजय जायसवाल ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि तेजस्वी यादव की कुर्सी खतरे में। अरे चिराग पासवान जी क्या बात करेंगे, इस पूरी प्रक्रिया में जो अभी सरकार बिहार में बनी है तो ये तय हो गया कि NDA का मतलब है जदयू और भाजपा, बाकी सारे लोग जो है ना वो सिर्फ शो पीस हैं, चाहे चिराग पासवान जी हों, चाहे वो मांझी जी हों, चाहे कुशवाहा जी हों। मोदी का हनुमान है, अब कोई मोदी का हनुमान है तो कोई मोदी का पहलवान है, वो लोग इसी में खुश रहे। लेकिन ना उनसे कोई राय हुई, ना उनसे कोई मशवरा हुआ, ना पूरे आप तो पत्रकार हैं, ये जो प्रक्रिया चली 5-7 दिन की, कहीं उन लोगों का कोई एक स्टेटमेंट आया, कहीं उनसे कोई सलाह मशवरा हुआ, कहीं उनसे कोई राय हुई, या उन लोग खुद भी कुछ बोले, इसलिए वो सब हर प्रभ है कि क्या हुआ। उन लोगों को ऐसे ही हादसे में ढकेल दिया गया है। और दिल्ली में बैठ के राजनीति करने वाले लोग क्या कहें, आते हैं 2 दिन 1 दिन के लिए चले जाते हैं। और इतना कह रहे थे मांझी जी कि ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, मैं NDA छोड़ दूंगा, कहाँ है जितना मांझी जी, कुछ नहीं बोल रहे। इसलिए कि हर आदमी डरा सहमा और दबा हुआ है कि किसी की कोई नस दबी हुई है, किसी की कोई नस दबी हुई है, और किसी को ED का तो किसी को CBI का है, तो किसी को अपनी मंत्री पद जाने का डर लगा है। और ऐसी स्थिति में अगर बिहार में कोई आदमी लड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध कोई झंडा उठाए हुए है तो वो सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव है, और उनको जनता का अपार स्नेह, प्यार और ऊर्जा मिल रही है। हम लोग 2029 के चुनाव में, 30 के चुनाव में दिखाएंगे कि क्या हाल होता है। और जो जनता के साथ धोखा किया है इन्होंने, आप देखिए कि जदयू में असंतोष है, जदयू के विधायक रोते दिख रहे हैं, जदयू के जो कार्यकर्ता है वो रोते दिख रहे हैं और कह रहे हैं हम लोग को फोन करके कि बड़ा वो फोन आ रहा है कि हम लोग गलत किया, हम लोग को समझना चाहिए था। तेजस्वी जी बोल रहे थे कि नीतीश कुमार को लोग डंप कर देंगे, और कई सभा में तेजस्वी जी ने कहा कि देखिए चुनाव होगा, कुछ दिन के बाद तेजस्वी जी नीतीश जी को हटा दिया जाएगा, और वही हुआ। ये सरकार जो बनी है, कयास तो ये भी लगाया जा रहा है, कई लोग ये कह रहे हैं जो राजनीति में एक कद रखते हैं कि ये अस्थिर नहीं रहेगी। बिल्कुल अस्थिर नहीं रहेगी। जैसे कहते हैं कि इसकी जो बुनियाद है ना वही अस्थिरता पे है। आप देखिए कितने नामों पे चर्चा हुई, कितनी बात होती रही, उसके बाद किसी कुछ भी हो जाए ये नहीं बनेंगे, उसके कई नए लोगों के नाम पे चर्चा हुई। उसके बाद इन्होंने भी अपने कुछ बगावती तेवर दिखाए, सम्राट चौधरी ने भी। उसके बाद होते होते फिर इन पर बाध्य होके, मजबूर होके, या कोई चीना फैक्टर था कि देयर वाज नो अल्टरनेटिव। बिहार में जो लालू प्रसाद यादव की सबसे बड़ी उपलब्धि है वो ये है कि अपने 40 साल के राजनीतिक करियर में लालू जी ने यहाँ पे भाजपा का नेतृत्व पनपने नहीं दिया। आज बीजेपी के पास अपना कोई आदमी ऐसा नहीं है जो बिहार का मुख्यमंत्री बन पाता, तो मजबूरन में एक गौरव प्लेयर को जो हमारे यहाँ से गया है, जो कई पार्टियों का चक्कर लगा के गया है, उसको बनाना पड़ा। तो ये भी हम लोगों की और लालू जी की, तेजस्वी जी की राजनीतिक जीत है कि हमारे ही बंदे को बनाना पड़ा, आपको पास अपना कोई आदमी। बीजेपी के पास अब CM भी है और गृह विभाग भी, क्या उत्तर प्रदेश वाला मॉडल बिहार में देखने को मिलेगा? देखिए दोनों राज्यों के मिजाज में बहुत फर्क है। बिहार की जो एक भूमि रही है ना, वो समरसता की और सांप्रदायिक सौहार्द की भूमि रही है, और ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन लालू प्रसाद यादव का है कि 1990 के बाद यहाँ पे किसी तरह का सांप्रदायिक वैमनस्य जो होता है, जो एक जहर होता है, वो यहाँ उस तरह से नहीं घुला जो उत्तर प्रदेश में है। तो यहाँ उस तरह की चीज़ें करना मुश्किल होगा, लेकिन बीजेपी है तो मुमकिन है। बीजेपी है तो मुमकिन है, लेकिन मुमकिन है तो फिर चुनाव भी है सर पे।
सर पर चुनाव है। और वहाँ की तरह जैसे वहाँ हमारे भाई अखिलेश यादव लड़ रहे हैं, तो यहाँ हमारे भाई तेजस्वी यादव यहाँ लड़ रहे हैं और सड़क पे रहे, रोड पे हैं, कंधे से कंधा मिला करके हम लोग रोड पे खड़े हैं। और अगर कोई इस तरह का नैतिक काम होगा, कोई इस तरह की कार्रवाई होगी, तो हम लोग पूरी ताकत से, पूरी शिद्दत से, पूरी ऊर्जा से उसका विरोध करेंगे। सड़कों पर उतरने की तैयारी है या बिल्कुल है, बिल्कुल है। आप देखिए लगातार तेजस्वी जी घूम रहे हैं, लगातार तेजस्वी जी घूम रहे हैं, और अभी हम लोग सब लोग निकलेंगे। हर आदमी अपने जिला, अपने क्षेत्र, अपने संसदीय और जो उनका असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें घूमेंगे। और पूरे तौर पे हम लोग का जो 3-4 साल का एक तौर से ये जो पीरियड है जिसमें हमको तैयारी करनी है, मतदाताओं तक जाकर के अपनी बात को फिर से समझाना है, वो करें और उसमें हम लोग को सफलता मिलेगी। देखिए वोट हम लोग को बहुत मिला है, 1,90,00,000 वोट मिला है। तो ये आपने कम में नहीं आके कि आरजेडी की ताकत कम हुई है, नहीं, आरजेडी की ताकत बढ़ी है। 20-22 लाख हमारा वोट बढ़ा है, लेकिन चुनाव में हम लोग हार गए हैं, ये भी एक सत्य है। तो उन गलतियों से जो हुई गलतियां या जो राजनीतिक चूक हुई, राजनीतिक भूल हुई, उससे हम लोग सबक सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। और इसके लिए आगे का रास्ता बहुत आसान नहीं होगा, और सदन के पटल पर भी पुरजोर हम लोग ये करेंगे। तो आपने सुना, सैयद फैसल अली जी को स्पष्ट रूप से कहते नजर आ रहे हैं, फोन बजने लगा है, वो भी जेडीयू के विधायक फोन कर रहे हैं और कह रहे हैं तेजस्वी ने सही कहा था। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।